हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। आई एम निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, हिंदी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसी पैटर्न पे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें आपका हल्का फुल्का ग्रामर का पार्ट होगा, उसमें आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव करना होगा आपको अनसीन पैसेज का, और उसमें ग्रामर के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसके अलावा इनडायरेक्ट वे में भी वो पूछ सकते हैं, और वोकैबलरी वो सब जो है आपका एक बार ग्रामर का हल्का सा इन्फॉर्मेशन आपको हो जाए तो फिर आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ये पूरे 4 PDF मतलब 4 पेजेस हैं इस PDF में, तो ये 4 मेरे को आपको क्लियर करने, और जैसे ये 4 पेजेस मैं आपको क्लियर कर दूँगी, मैं इसको PDF को शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। तो इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम संधि को एक बार देख लेंगे, आपको पहचानने का थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। उसके बाद जो भी एक बेसिक ग्रामर पता होनी चाहिए वो सारा मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। यहाँ हम देखेंगे संधि के बारे में। संधि जो है होती है 3 तरह की होती है। एक स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, और एक व्यंजन संधि होती है, जिसमें कि आपको पूछ सकता है कि बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। तो आपको आइडिया देती हूँ मैं कि आपको कैसे संधि को पहचानना होगा। अब देखो, सबसे पहले जो स्वर संधि है उसके हैं 5 टाइप: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अब इसमें जो दीर्घ संधि होती है उसको आप कैसे पहचानेंगे? जब भी आप देखेंगे संधि में बड़ी मात्राएं हो, आ, ई, उ, जब भी किसी शब्द में बड़ी मात्राएं आपको दिख रही हो, जैसे भावार्थ, कविश, महेंद्र, सूक्ति, इनमें जो है बड़ी बड़ी मात्राएं हैं, तो उस शब्द में आपको कौन सी संधि देखनी होगी? वो कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी, जिसको जो किसका पार्ट है? स्वर संधि का। उसी के बाद अगर पूछता है कि गुण संधि के बारे में, गुण संधि कैसे पता चलता है? इसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई देगी। अब गुण में देखो, आप देख रहे हो मात्रा, ये मात्रा देख रहे हो, सेम यही मात्रा अगर आप ऊपर चढ़ा देंगे तो ये ऐसी दिखेगी, हाँ। तो नरेंद्र, महेंद्र, महोदया, महोदय और सूर्योदय, इसमें जो ओ की मात्रा आपको दिख रही है, ओ की और ए की मात्रा, और री की मात्रा भी कहीं कहीं दिखेगी। री जो है इसमें पीछे की साइड आता है। तो इस वाली में जब आपको एक मात्रा दिख रही होगी ऊपर, तो ये होता है गुण संधि, ओके। और जब यही मात्रा 2 आ जाए, किसी भी शब्द के ऊपर ऐसी ये 2 मात्रा दिख जाए, तो होता है वृद्धि। वृद्धि से मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी होना, उसका बढ़ना। तो जब मात्राएं बढ़ जाती हैं तो कौन सी संधि हो जा रही है? वृद्धि संधि हो जा रही है, ओके। तो इस तरह से इसको पहचानेंगे। उसके बाद आता है यण संधि। यण संधि का आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें या, व, र, या, व, या, देखो, या, व और र, इससे पहले कोई आधा अक्षर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। या, व और आ से पहले आधा अक्षर होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे अत्यधिक है, अत्यधिक में या से पहले आधा अक्षर क्या है? ता। व, यहाँ पे व से पहले आधा अक्षर क्या है? आधा सा। यहाँ पे भी व से पहले आधा सा। और इसमें त्र भी होता है। त्रा जो होगा वो बीच में होता है, एक याद करना है कि य, व, र से पहले आधा अक्षर होता है कोई, और एक इसमें त्र आपको दिख जाएगा। अगर त्र बीच में आपको दिख रहा है किसी भी, जैसे पितृ, प्रदेश, मात्र जमा आ गया, मात्रा आ गया, तो जहाँ पे भी त्र बीच में दिख रहा है तो वो कौन सी संधि होगी? आपकी यण संधि होती है। उसके बाद अयाधि संधि को कैसे पहचानोगे? इसमें आपको याद रखना है अय, आय, अव, आव, आपको ये चीज़ 4 वर्ड याद रखने हैं इसमें। अयाधि में अय से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अय, आय, अव, आव। जब ऐसा साउंड आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे पव, पवन, पव, अव, पावक, अव, आव, इसमें आव दिख रहा है आपको, पवित्र, पव, एत, पव, पव, अव, ठीक है। तो जब आपको ऐसा साउंड दिखाई दे रहा हो तो वो होता है आपका अयाधि संधि। ये होता है आपके, जब आपको संधि पहचाने हो, तब एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ कि जब बीच में आपको बड़ी बड़ी मात्राएं दिख रही हों किसी शब्द के, तो वो होती है दीर्घ संधि। जब आपको उसके ऊपर एक मात्रा दिख रही हो तो वो होगी गुण संधि। जब आपको 2 मात्राएं दिख रही हों तो वो होती है वृद्धि संधि। और यण संधि में य, व, र से पहले और आधा अक्षर होता है, और त्र बीच में दिखता है आपको। और अयाधि संधि में अय, आय, अव, आव, अवि, अवि, अपि, ऐसे जो हैं वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो वो होता है आपका अयाधि संधि। इससे आप अच्छे से स्वर संधि को पहचान लेंगे। उसके बाद आपका आता है दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में का, खा, गा, घा, ये जो आते हैं, ये सब व्यंजन है ना, तो वो दिखेंगे। तो जब भी आप इनके पार्ट करते हैं तो आपको बीच में
व्यंजन दिखेगा, जैसे का है व्यंजन है, त है, भ है, ये व्यंजन है। जब भी किसी, जैसे दिगंबर, दिक्क जमा अंबर, दिगंबर। भगवत भजन, भगवत जमा भजन, भगवत भजन। तो इनको जब तोड़ते हैं आप तो आपको व्यंजन दिखेगा, और जहाँ व्यंजन दिखता है वो कौन सी संधि हो जाती है आपकी? व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जब भी आप इसके पार्ट करेंगे तो आपको बीच में 2 डॉट दिखेंगे, तो आप इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। और इसमें ये भी ध्यान देना है कि जो छोटी मात्रा होती है वो जो है जब जुड़ के बड़ी मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है विसर्ग संधि में। जैसे निह जमा रस, नीरस। निह जमा रोग, नीरोग, नीरोग में बड़ी मात्रा हो जा रही है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हल्का सा आपको संधि का मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया कि आपको ऐसे हल्का सा पहचान लेना होगा। मेन ऐसे पूछेगा, बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछ सकता। उसके बाद मैं देख लेती हूँ, आपको तत्सम तद्भव भी बता देते हैं। अब हम जो है तत्सम तद्भव शब्द भी देख लेते हैं कि आपको कैसे पहचाना होगा। सबसे पहले तो आपको देखना है तत्सम शब्द के बारे में, कि शब्दों को भी पूछता है कि विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है। उसके बाद तत्सम है, तद्भव है, ऐसे पहचानने को बोल सकते हैं। तो आपको कैसे पहचाना है? तो तत्सम में आपको दिखता है ये ऐसे होगा तत्सम। तत्सम में स दिख रहा है, इसको आप दे लेते हैं संस्कृत, SKT, SS, सा से संस्कृत है। तो संस्कृत, जो शब्द संस्कृत से लिए गए होते हैं उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। ओके, अब इनको बोलने में भी हल्के से थोड़े अलग से लगते हैं, तो आप इनको पहचान सकते हैं आपको। और जो तद्भव होते हैं मतलब वो होते हैं हमारे देश के ही शब्द हैं, जो कि आप ले सकते हैं गांव देहात में जैसे वर्ड बोले जाते हैं, वो होते हैं तद्भव, मतलब वो भारतीय ही शब्द हैं। तो ऐसे मैं आपसे पूछता है कि तत्सम और तद्भव शब्द को पहचानिए। तो आपको तत्सम और तद्भव पहचानने में हम थोड़ी बताते हैं कि आप कैसे पहचानोगे। तो ये हम तत्सम लिखते हैं, नहीं तद्भव लिखते हैं। सबसे पहले देखो, तत्सम में जो वर्ड होता है वो यहाँ पे तद्भव में बन रहा है ब, ठीक है। जैसे कि एक होगा वर्णिक होता है, आपको लिख लेना है। वर्णिक होता है, वर्णिक को आप जब तद्भव में लिखोगे तो ये बनेगा बनिया। जैसे इसमें वर्णिक है, वर्णिक बनिया। उसके अलावा आप देखते हैं कि तत्सम, यहाँ तत्सम है और यहाँ तद्भव है। ओके, तो इसमें जो श है, इसमें होता है श और इसमें होगा स। जैसे आपको यहाँ षंड लिखेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे बोलेंगे हम सूंड। सूंड ऐसे पहचान सकते हो कि जिस भी शब्द में आपको ये श दिख रहा हो वो होगा तत्सम, और जिसमें स दिख रहा हो वो होगा तद्भव। उसके बाद आपको एक ये शब्द दिखेंगे त्रा हो गया, श हो गया और री हो गया। ये शब्द जहाँ भी जिस भी शब्द में दिख रहे हो, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका श्रृंगार हो गया, भ्रमर हो गया, और एक ये भ्रमर में जो रा आता है, ये देखो रा, ये जो रा है ना, रा नीचे वाला रा, ये रा जिसमें भी आ रहा हो वो सब क्या होंगे? तत्सम। तत्सम। जिसमें भी आपको ये दिख रहे हो तो आपको पहचानने के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे कि आप गर्दभ लिखते हो, गर्दभ, एक ये वाला रा और एक ऊपर जो रा होता है गर्दभ। गर्दभ जो है किसको कहते हैं? गधे को कहते हैं, गधा। तो गर्दभ में रा ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ऐसे रा जो होगा वो भी तत्सम होता है। तत्सम पहचानने का बता रही हूँ। जब तत्सम पहचान लोगे तो तद्भव आराम से अलग हो सकता है। और एक चंद्र बिंदु का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द में चंद्र बिंदु आता है वो शब्द होता है तद्भव। तद्भव मतलब चंद्र बिंदु किसका है? हमारा है, हमारे भारत का है, तो वो होगा कौन सा? तद्भव, अपना है। जिसमें आपको सा, बा और चंद्र बिंदु दिखे वो क्या है? तद्भव। और जिसमें भी आपको क्या क्या दिखे? एक ये श्र दिखे, व दिखे, त्र दिखे, क्षत्रिय वाला छ दिखे, ऋण दिखे, री, और आम्र, रा जो है ऊपर वाला रा और नीचे वाला रा दिखे, वो सब होंगे तत्सम। ऐसे पहचानोगे। जैसे कि एक दो, जैसे ये रात्रि है, रात्रि लिखा मैंने, ये कौन सा होगा आपका? देखो त्रा किस में आता है? त्रा आता है तत्सम में, ये रहा त्रा, तो आपका ये तत्सम वाला शब्द है रात्रि। और इसको तद्भव में क्या बोलेंगे? रात, है ना, रात बोलेंगे। तो ऐसे आपको तत्सम तद्भव पहचाने होंगे। फिर देशज शब्द होते हैं जो हमारे देश के होते हैं, इसमें आप देख सकते हो। एग्जाम्पल्स मैं आपको मतलब शेयर कर दूंगी PDF में। और विदेशी शब्द होते हैं जो कि उर्दू के हो गए ये, और पाली भाषा के हो गए। इसके अलावा मतलब जो भी एक्स्ट्रा शब्द होते हैं जो दूसरे देशों से लिए गए हैं, फ्रांसीसी भाषा के कुछ शब्द होते हैं, वो सारे शब्द आ जाएंगे विदेशी शब्द में। मतलब इसके बहुत सारे हैं, तो फिर अब एक एक को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका तो सिर्फ मैं आपको
PDF दे सकती हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और इससे जो भी एग्जांपल है वो शेयर कर दूँगी। उसके बाद आते हैं कुछ शब्द यहाँ पे होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसको हम क्लियर करते हैं। देखो, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको हम कटिंग नहीं कर सकते, जिन शब्दों की हम कटिंग नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि दिन और रात, दिन रात, आज कल, पवन, महक, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द हैं। मतलब इनका एक फिक्स अर्थ होता है। जैसे दिन का मतलब होता है दिन और रात का मतलब होता है रात। ना इनको हम कटिंग कर सकते हैं, ना इसको हम काट के दो छोटे छोटे शब्द नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी छोटे से हैं। इनका एक ही मीनिंग देता है। और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक होते हैं जब दो शब्दों को मिलाकर, दो रूढ़ शब्दों को मिलाकर आप कोई नया शब्द बना लेते हैं, उसको बोलेंगे। जैसे पाठशाला, पाठ अलग होता है और शाला अलग होता है, और इनको मिला के हमने पाठशाला मतलब कि क्लास बना दिया। राष्ट्र और पति, राष्ट्र एक देश के बारे में और पति मतलब पति। और जब इनको मिलाएंगे तो राष्ट्रपति बन जाएगा, हमारे देश के राष्ट्रपति। तो ऐसे जो जब दो शब्दों को मिलाकर बने एक नया शब्द बन जाए, उसे हम बोलेंगे यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं कि इसमें भी हम दो शब्दों को मिलाते हैं, लेकिन ये कोई तीसरा मीनिंग देने लगता है। जैसे कि चिड़िया है और उसका घर है, तो ये बन जाएगा चिड़िया के लिए घर होता है जो चिड़ियाघर। फिर नील और कंठ, नील आपको पता है अलग वर्ड है और कंठ अलग वर्ड है। और ये नीलकंठ किसके लिए आप यूज़ करने लगेंगे योग रूढ़ में? किस चीज़ के लिए आप यूज़ करने लगते हैं इसको? शिव जी के लिए। तो जब आपको दो शब्दों को जोड़कर किसी और का ही अर्थ निकालने लगे, जो किसी एक के लिए वो रूढ़ हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे योग रूढ़। योग रूढ़, योग करके हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको फिक्स कर दिया कि अभी इसका मतलब यही रहेगा। तो होते हैं योग रूढ़ शब्द। फिर अब अर्थ के आधार पर जो होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और एकार्थक शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो भी, मैं इनका फोटो खींच के दे दूँगी, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, पढ़ लेना बस। ओके, उसके बाद आते हैं यहाँ पे शब्द के भेद। एक होते हैं सार्थक शब्द, होते हैं निरर्थक शब्द, तो इसमें तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक शब्दांश होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय जो है पीछे लगता है। इसके भी बताऊंगी कि कैसे आपको पहचाना होगा। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया था, अभी रीट में भी आया था क्वेश्चन। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य जो होता है मेन कर्ता जो होता है, जो आपका मेन लीडर है। जैसे मिहिका खिलौने से खेल रही है होंगी, यहाँ पे होगा खिलौने से खेल रही है, यहाँ पे होगा खेल रही है। तो मिहिका खिलौने से खेल रही है, इसमें मेन उद्देश्य कौन है? वो है मिहिका, मेन हेड वो है। और विधेय मतलब वो क्या काम कर रही है, तो वो है खिलौने से खेल रही है। तो आपको ऐसे उद्देश्य और विधेय को पहचानना होता है। उसके बाद वाक्य की रचना के आधार पर वाक्य कैसे होते हैं? एक सरल वाक्य होता है, जो नॉर्मल सेंटेंस आप बोलते हो, उसको हम बोलेंगे सरल वाक्य। जैसे मोहन खाना खाता है, ये क्या होगा? सरल वाक्य। एक होता है मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब कि जो कि दो सेंटेंस जो हो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि वह घर जाएगा। अब मोहन ने कहा और इसको जोड़ा हमने किससे? की से। तो जो फर्स्ट वाक्य है, फर्स्ट लाइन है, मोहन ने कहा कि वह घर जाएगा, तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और ये सोहन पढ़ लेता तो पास हो जाता। अब सोहन पढ़ता तो पास हो जाता, तो इसमें जो तो है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट ऊपर उसके ऊपर जो है निर्भर करता है कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो पास भी नहीं होगा। तो ऐसे जो भी जिसमें कि, जो, जैसे, किंतु, परंतु ऐसे करके जो जुड़े रहे, वो आपका मिश्र वाक्य में आ जाएगा। और संयुक्त वाक्य होते हैं जो और से जुड़े होते हैं। इसमें सिंपल है कि आप इनको अलग अलग भी कर दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दो अलग अलग सेंटेंस अच्छे से बन जाते हैं। मोहन खाना खाता है और राम गाना गाता है, ऐसे हम लिख देते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है और राम गाना गाता है, राम गाना गाता है। अब इसमें देखो, अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को अलग करना चाहूँ, जैसे ये मोहन खाना खाता है, ये अलग सेंटेंस बना दूंगी मैं, और राम गाना गाता है, ये अलग सेंटेंस बना दूंगी मैं। जब ये सेंटेंस अलग अलग हो जाए आराम से,
तो मतलब कि वो संयुक्त वाक्य हैं, क्योंकि और हटाने से इन दोनों सेंटेंस पे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। जबकि जो मिश्रित वाक्य था उसमें था कि जो जैसे से जुड़ा था और पहली जो लाइन थी वो दूसरी लाइन पर डिपेंडेंट थी। अगर एक दोनों को हम अलग करें तो वो अलग अच्छे अच्छे सेंटेंस नहीं बन रहे थे, लेकिन संयुक्त वाक्य में आराम से अच्छे अच्छे सेंटेंस बन जाते हैं। ओके, तो ये वीडियो हो गया है 9 मिनट का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी का जो है ये समास भी बता दूंगी कैसे पहचानना है, और मतलब 3-4 वीडियो में मैं आपको अच्छे से कंप्लीट कर दूंगी इसको आराम से। ओके, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। इसके साथ ही हम पैसेज में कैसे चीज़ों को ढूंढना है वो सब भी बात करेंगे। ओके, तो थैंक यू।